स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर में हम फर्स्ट पेपर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बात कर रहे हैं और अभी हम जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विषय क्या है और एक विज्ञान के रूप में ये किस बारे में है। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम जो आदिम मनुष्य है और उसका बनाया हुआ जो आदिम समाज है, जिनको हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ कहते हैं, उनकी एक बार पुनः बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम समाजों के अध्ययन की आवश्यकता को हमने क्यों समझा। यानी कि एक विशिष्ट विषय जो आदिम समाजों के बारे में बात करे गहराई से और मनुष्य के उद्विकास को समझने की कोशिश करें, तो हम मुख्य रूप से आदिम समाजों की ही बात क्यों करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आदिम समाज को आज थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि जब आदिम समाज शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये कौन से विशिष्ट समाज हैं। तो इस बात को समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वो समाज हैं जो छोटी जनसंख्या वाले हैं, यानी कि प्रारंभ में जब मनुष्य जंगलों और मुख्यतः नदी किनारों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में, वनों में रहता था, तो ये बहुत छोटे समूह में रहने वाला समाज होता था जिसका जो पॉपुलेशन है वो कम होता था। हम आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि इन समाजों में भाषा की समस्या, संपर्क की समस्या, संपर्क के साधनों की समस्या, संस्कृति की भिन्नता, बहुत से कारण थे जिनकी वजह से एक जो कल्चरल ग्रुप होता था या जो एक सांस्कृतिक समूह होता था वो अन्य सांस्कृतिक समूहों से अपने संपर्क को सीमित रखता था। तो ये एक तरह से लघु क्षेत्र में रहने वाले समाज, यानी भौगोलिक रूप से एक निश्चित डायामीटर में या एक निश्चित परिधि में रहने वाला समाज होता था और जिसका अन्य आदिम समाजों से संपर्क कम होता था या ना के बराबर होता था या होता ही नहीं था, उस तरह के समाज थे। फिर एक अगला बिंदु है आदिम समाज को समझने के लिए कि छोटी परिधि वाले थे, कि जब हम ये कहते हैं कि सामाजिक संपर्क के मामले में ये न्यून होते थे या बहुत कम संपर्क होता था या शून्य संपर्क होता था, ये उस तरह के समाज थे जो अपने ही गोत्र वाले समाज में या ग्रामीण आधार पर अपने ही एक निश्चित समूह से ही संपर्क रखते थे और बाह्य समूहों से अपना संपर्क नहीं रखते थे, जिस वजह से इनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती थी। अगला बिंदु है आदिम समाज बहुत सरल होते थे। जब हम सरल शब्द का प्रयोग करते हैं यहाँ, तो सरल का अर्थ है मुख्यतः प्रौद्योगिक आधार पर, मशीनों के मामले में, यानी चाहे उत्पादन के लिए वो किसी तरह के उपकरण प्रयोग करते हों, अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हों, वस्त्रों की बात हो या भोज्य पदार्थ के निर्माण की बात हो, सभी मामलों में, कृषि या शिकार, इन सभी मामलों में बहुत सरलतम उपकरणों से जो अपना कार्य संचालित करते थे, ये उस तरह के समाज थे जिनको आप कह सकते हैं पिछड़े तकनीक वाले समाज या सरल प्रौद्योगिक स्तर वाले समाज। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं कि आदिम समाजों की अर्थव्यवस्था सरल होती थी। देखिए, कोई भी समाज अपना जब निर्माण शुरू करता है तो उसमें कोई ना कोई उत्पादन की व्यवस्था, किसी न किसी किस्म के गिव एंड टेक या उत्पादन के लेन देन की व्यवस्था अवश्य पाई जाती है। तो मुख्य रूप से अपने उत्पादन के मामले में, उसके वितरण के मामले में और उत्पादन करने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग करता था, वो सारी जो सिस्टम कहलाता है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो जो आदिम समाज थे वो अपनी आर्थिकी के मामले में या इकोनॉमी के मामले में बहुत सिंपल सोसाइटीज़ थीं, यानी उनके उपकरण सरल थे, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के उद्देश्य बहुत सरल थे और बहुत सीमित यानी भरण पोषण आधारित व्यवस्था होती थी कि वह सरवाइव कर जाए, इतना केवल
उत्पादन का उद्देश्य होता था। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये विशेषीकरण के अभाव वाला समाज होता था। अ, फिर एक और बात हम करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ये कम विशेषीकरण वाला समाज था, तो ये कम विशेषीकरण अर्थव्यवस्था के मामले में था, इसकी वैधानिक व्यवस्थाओं के मामले में था। आगे हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इसके राजनीतिक सिस्टम पर, इनके कानूनी व्यवस्था के बारे में, इन सब चीज़ों के आधार पर। यदि हम फैमिली के स्ट्रक्चर की बात करें, किनशिप स्ट्रक्चर की बात करें, मैरिज सिस्टम की बात करें, रिलीजन, इन सब आधारों पर जब हम इन समाजों की बात करते हैं तो ये बहुत ही सरलतम संरचना वाला समाज होता था। अगर हम कंपैरेटिवली कहें तो जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें हर चीज़ बहुत जटिलतम और एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई व्यवस्था है। लेकिन जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी वो सभी दृष्टिकोण से लेस स्पेशलाइजेशन वाला समाज था। इसके साथ ही एक और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप का वेब या कोई ना कोई चाहे अर्थव्यवस्था को संचालित करना हो या राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करना हो, वैधानिक व्यवस्था, इन सभी चीज़ों के लिए कोई ना कोई संबंधों की व्यवस्था समाज में ज़रूर होती है। तो आधुनिक समाजों में तो ये बहुत ही विशेषीकृत व्यवस्था है, लेकिन जो आदिम समाज थे वो मुख्यतः नातेदारी के आधार पर समाज होते थे। जैसा कि हमने शुरुआती बिंदुओं में बात की है कि अपना इंटरेक्शन का डायामीटर बहुत कम रखते थे, लघु भौगोलिक या सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अपने संपर्क को रखते थे बहुत सारे कारणों के आधार पर। तो मुख्य रूप से एक विशिष्ट जो ट्राइबल सिस्टम होता है या एक विशिष्ट जो प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी वो अपने रिलेशनशिप के इंटरेक्शन को नातेदारी या किनशिप के आधार पर ही रखती थी। और इसके अलावा संपूर्ण आदिम समाज का जो अर्थव्यवस्था, राजनीति, वैधानिक व्यवस्था और सोशल सिस्टम नातेदारी के आधार पर ही संचालित होता था। तो उस तरह के बहुत ही शुरुआती विशिष्ट छोटे सरल और कुछ समाजशास्त्रियों मानव शास्त्रियों ने शब्द का प्रयोग किया है पिछड़े जो सामाजिक स्तर के जो समाज हैं उनकी बात करता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी ने आदिम समाजों के अध्ययन की आवश्यकता को क्यों समझा, या एक ऐसे विषय की ज़रूरत हमको क्यों लगी जो प्रिमिटिव मैन के बारे में बात करे। तो इस विज्ञान की उत्पत्ति और इस विज्ञान की आवश्यकता को समझने के दृष्टिकोण को हम बिंदुवार समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ऐतिहासिक जो घटनाएं घटी उसमें संयोगवश, विशेष रूप से जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और इंडस्ट्रियल सिस्टम जब बढ़ा और हम कारखाना पद्धति और जो बड़े बड़े उद्योगों में जब उत्पादन होने लगा, तो उसकी वजह से इस अधिक मात्रा में हुए उत्पादन के बाज़ार की आवश्यकता थी। तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चा माल चाहिए था सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ को, और उस माल को जब हम तैयार कर लें तो उसके विक्रय के लिए बाज़ार की आवश्यकता थी। तो ये सोच समझ के नहीं हुआ, संयोगवश जो यूरोपीय देश थे उन्होंने अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में जब उपनिवेशों का निर्माण किया, और उससे पूर्व वो व्यापार की दृष्टि से इन महाद्वीपों में पहुँचे और वहाँ के देशों में उन्होंने वहाँ के स्थानीय संस्कृति और स्थानीय समाजों को समझने की कोशिश की। और ये कोशिश इसलिए थी कि जब तक हम स्थानीय समाज को समझेंगे नहीं तब तक व्यापारिक दृष्टिकोण से वहाँ की आवश्यकताएं क्या हैं और कौन सा उत्पादन वहाँ विक्रय किया जा सकता है, ये जानने के लिए ज़रूरी था कि हम उनका अध्ययन करें अफ्रीकी और एशियन समाजों का, और फिर जो यूरोप में औद्योगिक संस्थाओं में जो उत्पादन हो रहा था उसका बाज़ार तैयार करें।
तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना औद्योगिक क्रांति की वजह से ये आवश्यकता समझी गई कि हम जहाँ जहाँ बाज़ार को बढ़ा सकते थे यूरोपीय देश, वहाँ के समाजों को सांस्कृतिक दृष्टि से स्टडी किया जाए और फिर उनको व्यापारिक दृष्टि से उनका प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से जो स्थानीय छोटे और सीमित संस्कृति वाले और सीमित संपर्क वाले जो समाज थे, उनका अध्ययन प्रारंभ हो गया और आदिम समाजों, ट्राइबल सोसाइटीज़ और पिछड़े ग्रामीण समाजों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। उसके बाद एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बिंदु आता है कि सामाजिक उद्विकास को समझने के लिए आदिम समाज का अध्ययन आवश्यक है। देखिए, मनुष्य जो है, मैं अगले बिंदु को भी उसके साथ जोड़ के चल रही हूँ कि मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है, जो बहुत सारे क्या और क्यों सवालों के साथ ये जानना चाहता है कि वो जैसा भी वर्तमान में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से है, वैसा क्यों है और कैसे उसका उद्विकास, विकास के साथ साथ उद्विकास, इवोल्यूशन, कि शून्य से वो वर्तमान स्थिति तक कैसे आया, ये उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति के कारण उसने अपने उद्विकास को समझने की कोशिश की और इस तरह से स्वतः ही और वर्तमान में बहुत विशेषीकृत तरीके से हमने एक विज्ञान को विकसित किया है जो आदिम समाजों के अध्ययन को करता है। यानी शून्य स्टेज का जो मनुष्य था, जब हम उसको समझ पाएंगे तो हम उसके आधार पर आधुनिक समाज को समझने में सक्षम हो जाएंगे। फिर अगला बिंदु है कि आधुनिक जटिल समाजों के उद्विकास को हम समझना चाहते हैं। वर्तमान जो समाज है वो बहुत जटिल हैं, अपनी संस्कृति के मामले में, अपनी सोशल रिलेशनशिप्स के मामले में, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, बहुत सारे दृष्टिकोणों से। तो जब हम इन समाजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको अपने पास्ट या इतिहास में, भूतकाल में जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हम सरलतम समाजों को नहीं समझेंगे और विश्व भर में सरल समाजों का आपस में संपर्क जैसे जैसे बढ़ा और सोशल या कल्चरल इंटरेक्शन के साथ कैसे समाज बढ़ता गया और जटिल होता गया, इसको समझना मुश्किल था। तो आधुनिक जटिल समाजों के वर्तमान स्वरूप को समझने से के लिए हमको आदिम समाजों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसी के बाद एक और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिंदु है कि आदिम समाजों के प्रति तटस्थता से अध्ययन किया जा सकता है। इस बात का मतलब ये है कि जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो एक ट्रेंड जो साइंटिस्ट होता है उसके अंदर उसकी स्टडी में तटस्थता या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान जो समाज हैं वो हमारे अपने वो समाज हैं जिनके हम सदस्य हैं, तो किसी ना किसी रूप में पॉलिटिकली, कास्ट वाइज, रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी हम अपने जिस समूह के हम सदस्य होते हैं उसके प्रति पक्षपाती हो जाते हैं। लेकिन ये आदिम समाज वो हैं जिनके सदस्य हम नहीं हैं, जो वर्तमान नहीं हैं, जो पास्ट है, तो उनके प्रति हम तटस्थ या वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करना हमारे लिए सरल है। तो यदि हम ऑब्जेक्टिविटी से आदिम समाजों को समझ लें तो क्रमशः उन समाजों से बढ़ते हुए हम वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुँचे, ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आदिम समाजों को हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ उनका साइंटिफिक स्टडी करें, उसके बाद हम वर्तमान समाजों को समझने की स्थिति में आएंगे। फिर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिम समाजों का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कि हम सांस्कृतिक संपर्क से पूर्व के समाजों को समझना चाहते हैं। इसका तात्पर्य है कि सांस्कृतिक संपर्क, अब तो हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास पुस्तकों का भंडार है, संपर्क और सूचना प्राप्त करने के और संचार के हमारे पास बहुत ही स्मार्ट और जटिल तरीके हैं जिससे हम बहुत इजीली अपना संपर्क कर लेते हैं समाजों से और उसका प्रभाव समाजों पर आता जाता है। लेकिन बिल्कुल प्रारंभ का समाज जो एक सीमित
दायरे में रहता था, जिसके साथ भाषा की बाधाएं थी, जिसके साथ संस्कृति की बाधाएं थी, और एक समूह का संपर्क दूसरे समूह से नहीं था। तो उस समय के जो आदिम समाज थे वो बहुत इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और भिन्न विशिष्ट संस्कृति वाले समाज थे। तो पहले प्योरिटी के साथ जो समाज थे उनको हम समझें, और उनका के बहुत सारे तरीके हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। और वर्तमान में अभी भी बहुत सारे जनजातीय समाज विश्व भर में ऐसे हैं जो सोशल इंटरेक्शन से अभी दूर हैं और अपने ही एक निश्चित दायरे में रहते हैं। तो जितना ज़्यादा संपर्क इन समाजों का अगर बढ़ेगा आधुनिकता के प्रभावों से, तो हमारे पास वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे जिनसे कि हम पास्ट के समाजों को समझ सकते हैं। तो सरलतम रूप से हम बात कर सकते हैं कि आज के समय में जो जनजातीय समूह हैं जिनका सांस्कृतिक संपर्क आधुनिक समाज से कम है, वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए आदिम समाजों को समझने का। इसलिए उनका अध्ययन शीघ्र करना आवश्यक है। और अंतिम बहुत स्वाभाविक बिंदु कि मनुष्य के इतिहास को यदि हम उसके उद्विकास को यदि हम समझना चाहते हैं, तो वर्तमान सभ्य समाज को यदि हम जानना चाहते हैं तो हमको अतीत में या पास्ट में जाना ज़रूरी है। उसका तरीका हो सकता है आज के जनजातीय समाज या अन्य हमारे पास तरीके हैं जिससे हम जो हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी था उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, और उसको जानकर ही हम वर्तमान समाज तक के विकास उद्विकास को समझ सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसका पृष्ठभूमि, किन समाजों पर मुख्यतः फोकस होगा इन विषय का, ये बात हमारे यहाँ समाप्त होती है। और हम अगले अपने ई क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आदिम समाज से ही मैच करते हुए जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनको समझें। थैंक यू।